प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं 12th के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत। इस चैप्टर को मेटालर्जी धातु कर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम लोगों का पहला चैप्टर 12th के इनऑर्गेनिक का होगा प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। इसको मेटालर्जी भी कहा जाता है। मेटालर्जी को हिंदी में धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म। तो आज इसके बारे में हम देखें। देखिए, नेचर में जो भी एलिमेंट्स हैं, जनरली मेटल्स की हम बात करें तो दो स्टेट में पाए जाते हैं। एक होता है फ्री स्टेट, मुक्त अवस्था, और दूसरा कंबाइंड स्टेट, संयुक्त अवस्था। फ्री स्टेट का मतलब कि वह अकेले पाया जाएगा, एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाएगा, मेटल के रूप में पाया जाएगा। और कंबाइंड स्टेट का मतलब कि दूसरे एलिमेंट के साथ पाया जाएगा। जैसे हम यदि कहें कि कॉपर और ZnCO3, इसमें क्या लग रहा है? कौन फ्री स्टेट में है और कौन कंबाइंड स्टेट में? यह अकेले है तो फ्री स्टेट में हो गया, और यहाँ जिंक जो है कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो यह कंबाइंड स्टेट है। तो मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर जनरली फाउंड इन टू स्टेट, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। मेटल जनरली दो स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट यानी मुक्त अवस्था और कंबाइंड स्टेट यानी संयुक्त अवस्था। तो हम लोग नोट कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट कि मेटल्स टू स्टेट में पाए जाते हैं। मेटल्स टू स्टेट में पाए जाते हैं। एक हो गया फ्री स्टेट और सेकेंड कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट यानी मुक्त अवस्था और कंबाइंड स्टेट यानी संयुक्त अवस्था। अब प्रश्न यह है कि कौन फ्री स्टेट में पाया जाएगा और कौन कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा। तो फ्री स्टेट में वे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी फ्री स्टेट में जो पाया जाएगा वह लेस रिएक्टिव होगा या नॉन रिएक्टिव होगा, या इनर्ट भी इसको कह सकते हैं। जो कम क्रियाशील हो, लेस रिएक्टिव यानी कम क्रियाशील हो, निष्क्रिय हो, वह फ्री स्टेट में पाया जाएगा। और कंबाइंड स्टेट में जो हाईली रिएक्टिव यानी अधिक क्रियाशील। ठीक है। तो मेटल एलिमेंट्स, मेटल के साथ साथ हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। कितने स्टेट में पाए जाते हैं? तो दो स्टेट, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में कौन पाया जाएगा? तो जो लेस रिएक्टिव हो, कम क्रियाशील हो, या नॉन रिएक्टिव हो, या इनर्ट हो, जो निष्क्रिय हो, अक्रियाशील हो, या कम क्रियाशील हो, जो दूसरे से रिएक्शन नहीं कर पाए, वह अकेले पाया जाएगा, फ्री स्टेट में पाया जाएगा। और जो हाईली रिएक्टिव होगा, जो अधिक क्रियाशील होगा, दूसरे से जल्दी रिएक्शन कर लेगा, ऑक्सीजन वगैरह के साथ ग्रेट एफिनिटी होगा, वह कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा। तो फ्री स्टेट में जनरली जो मेटल्स पाए जाते हैं वे हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, प्लेटिनम। ये फ्री स्टेट में। कंबाइंड स्टेट में बाकी जो मेटल्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, आयरन एक्सेट्रा, ये सभी कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वैसे मेटल का नाम बताएं जो फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में। नेम द मेटल विच इज फाउंड इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। तो इसको नोट करके लिखेंगे कि कॉपर
एंड सिल्वर, ये दोनों फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट, यानी ये दोनों ऐसे मेटल हैं जो फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी, मुक्त अवस्था में भी और संयुक्त अवस्था में भी। तो ये हम लोग देखे कि मेटल्स जनरली दो स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट जिसको हम लोग एलिमेंटल फॉर्म भी कह सकते हैं, और कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में प्रायः वे मेटल पाए जाते हैं जो कम क्रियाशील होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं या निष्क्रिय होते हैं, इनर्ट होते हैं। और कंबाइंड स्टेट में जनरली वे मेटल्स पाए जाते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, ऑक्सीजन के साथ ग्रेट एफिनिटी होता है, अधिक लगा होता है। आपको कुछ मेटल का नाम भी बताया जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया कि कॉपर और सिल्वर ऐसे मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट। ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन है, सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है पृथ्वी की सतह पर। सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, उसके बाद है सिलिकॉन, उसके बाद है एल्युमिनियम एंड देन आयरन। यानी ऑक्सीजन को कह सकते हैं मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट एज वेल एज मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर मोस्ट एबंडेंट मतलब सर्वाधिक पाया जाने वाला, सर्वाधिक पाया जाने वाला, सर्वाधिक पाया जाने वाला एलिमेंट या सर्वाधिक पाया जाने वाला नॉन मेटल यानी अधातु कौन है, तो ऑक्सीजन फर्स्ट हो गया। सेकेंड पोजीशन आ गया सिलिकॉन का, सेकेंड मोस्ट एबंडेंट। सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट पृथ्वी की सतह पर दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है, सिलिकॉन। एल्युमिनियम थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, और इससे भी महत्वपूर्ण है कि मोस्ट एबंडेंट मेटल, मोस्ट एबंडेंट मेटल। ये सभी बात हो रही है ऑन अर्थ क्रस्ट, यानी पृथ्वी की सतह पर। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो ऑक्सीजन। सेकंड कौन है, सिलिकॉन। थर्ड कौन है, एल्युमिनियम। एंड फोर्थ कौन है, आयरन। यदि पूछा जाए कि सबसे अधिक पाया जाने वाला अधातु कौन है, तो ऑक्सीजन। सबसे अधिक पाया जाने वाला सेकंड सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु कौन है, तो सिलिकॉन। सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु या तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है, एल्युमिनियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट कौन है, तो एल्युमिनियम। तो इसको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। अब देखिए, जो धातु होते हैं वे दो स्टेट में जनरली पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं मेटालर्जी। मेटालर्जी में क्या होता है कि जो धातु होते हैं जो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, जो पृथ्वी की सतह के नीचे पाए जाते हैं, खानों में पाए जाते हैं, उनको निकाल करके और उनसे धातु प्राप्त करना, इसमें मेटल प्राप्त करना, इसमें जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उन सबको कलेक्टिवली एक साथ क्या कहा जाता है, मेटालर्जी कहा जाता है। तो मेटल जो है
वे फ्री स्टेट या कंबाइंड स्टेट में कहाँ पाए जाते हैं? तो पृथ्वी की सतह के नीचे पाए जाते हैं, खानों में पाए जाते हैं। और खानों में पाए जाते हैं इसलिए उनको कहा जाता है खनिज। खनिज इंग्लिश में मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं? तो ये मेटल कंपाउंड होते हैं, मेटल कंपाउंड्स जिसमें इम्प्यूरिटीज होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह के नीचे पाए जाने वाले जो धातु के यौगिक होते हैं, मेटल कंपाउंड जिसमें इम्प्यूरिटीज भी रहता है, अशुद्धियां भी रहती हैं, उनको खनिज कहा जाता है। अब एक धातु के, एक मेटल के बहुत सारे खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज से धातु आसानी से और कम खर्च में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कुछ खनिज से धातु प्राप्त करने में बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, और कुछ खनिज से धातु प्राप्त करने में कम खर्च लगता है, कम प्रोसेस लगता है। उन्हीं खनिज से हम लोग धातु प्राप्त करते हैं, और वैसे मिनरल्स को, वैसे खनिज को हम लोग कहते हैं अयस्क, यानी और क्या होता है? तो वैसा खनिज जिनसे धातु कम खर्च में और आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, वैसे खनिज को अयस्क कहते हैं। यानी वैसा मिनरल जिनसे मेटल इकोनॉमिकली, कम खर्च में एंड कन्वीनियंटली प्राप्त किया जा सके, इजिली प्राप्त किया जा सके, वैसे मिनरल को ओर कहते हैं। तो ओर का डिफिनेशन यदि कहा जाए तो दोज मिनरल्स फ्रॉम व्हिच metals can be extracted economically मतलब कम खर्च में, and easily are called ores। यानी वैसे खनिज जिनसे धातु कम खर्च में और आसानी से प्राप्त किए जा सकें, अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, वैसे खनिज जिनसे धातु कम खर्च में और आसानी से प्राप्त किए जा सके, वैसे खनिज को क्या कहते हैं? अयस्क। तो आप समझ गए होंगे मिनरल और ओर में क्या अंतर है। सभी मिनरल ओर नहीं हो सकते हैं, केवल वैसे मिनरल ओर होते हैं जिनसे मेटल कम खर्च में और आसानी से प्राप्त किया जा सके। तो ये पूछा जाता है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में, इसको ध्यान रखेंगे कि ऑल मिनरल्स are not ore and all ores are minerals। ठीक है, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। ये पूछा जाता है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लोग अभी देखें कि धातु जो है वे संयुक्त अवस्था में पृथ्वी की सतह के नीचे खानों में पाए जाते हैं, जिनको क्या माइंस में पाए जाते हैं, जिनको मिनरल कहते हैं। और वैसे मिनरल जिनसे मेटल कम खर्च में और आसानी से प्राप्त किया जाता है, वैसे मिनरल को क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। अब देखिए, जो मिनरल अर्थ क्रस्ट के नीचे, पृथ्वी की सतह के नीचे पाए जाते हैं, ओर्स पाए जाते हैं, उनमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। मेटल के कंपाउंड के साथ साथ बहुत सारी इंप्यूरिटीज भी होते हैं। उन इंप्यूरिटीज को, उन अशुद्धियों को हम लोग कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं? गैंग। यानी यह हो गया इंप्यूरिटीज प्रेजेंट इन एन ओर। अयस्क में जो अशुद्धियां हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि,
अयस्क में जो अशुद्धियां उपस्थित हैं, जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है ओर में, उसको क्या कहते हैं? गैंग। अब हमको मेटल प्राप्त करना है, तो जो ओर में मेटल के कंपाउंड के साथ साथ जो इम्प्योरिटीज होगा, जो गैंग होगा, उस गैंग को हटाना होगा, अशुद्धि को हटाना होगा। हमको मेटल प्राप्त करना है तो मेटल का कंपाउंड चाहिए, अशुद्धियों की जरूरत नहीं है। तो जब हम लोग अर्थ क्रस्ट के नीचे से मिनरल्स को निकालते हैं, ओर को निकालते हैं, तो सबसे पहला काम करते हैं कि अशुद्धियों को हटाते हैं, गैंग को हटाते हैं, इम्प्योरिटीज को हटाते हैं। तो गैंग को हटाने के लिए उसमें कुछ अलग से केमिकल मिलाया जाता है और केमिकल मिलाकर के रिएक्शन कराया जाता है। वह जो बाहरी केमिकल मिलाया जाता है, जो कि गैंग के साथ रिएक्शन करके उसको हटा देता है, उस बाहरी केमिकल को कहा जाता है फ्लक्स। यानी फ्लक्स क्या हो गया? तो वह बाहरी पदार्थ, वह आउटर मटेरियल जो गैंग को हटाने के लिए यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? फ्लक्स। यानी आउटर मटेरियल यूज टू रिमूव गैंग। गैंग को हटाने के लिए जो बाहरी पदार्थ मिलाते हैं, गैंग को हटाने के लिए जो आउटर मटेरियल बाहरी पदार्थ मिलाते हैं, उसको क्या कहते हैं? फ्लक्स। अब गैंग जो है दो तरह का होता है। गैंग एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। तो फ्लक्स भी दो तरह के होते हैं, फ्लक्स एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स किसको हटाता है? तो बेसिक इंप्योरिटीज को, बेसिक गैंग को। यदि अशुद्धियां बेसिक हैं, क्षारीय हैं, तो उनको हटाने के लिए कैसा फ्लक्स लगाते हैं? एसिडिक फ्लक्स, एसिडिक। और यदि अशुद्धियां एसिडिक हैं, एसिडिक गैंग है, तो इसको हटाने के लिए कैसा फ्लक्स लगाएंगे? बेसिक, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज कर देता है दूसरे। जैसे मान लीजिए कि किसी ओर में अशुद्धि के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड गैंग है, अशुद्धि। इसको हटाने के लिए उसमें मान लीजिए P4O10 टेट्राफास्फोरस डेकाऑक्साइड मिलाएंगे, तो यह मिल करके इसके साथ रिएक्शन करके कैल्शियम फॉस्फेट बना लेगा और यह निष्क्रिय होगा, बाहर निकल जाएगा। अब इस गैंग को हटाने के लिए हम क्या मिलाए? P4O10 मिलाए, तो P4O10 क्या हो गया? फ्लक्स हो गया। अब यह फ्लक्स, अब यह CaO मेटल का ऑक्साइड है और मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक होता है। तो गैंग बेसिक है और गैंग बेसिक है, तो उसको हटाने के लिए जो फ्लक्स लगाए वह फ्लक्स कैसा होना चाहिए? एसिडिक। तो यह एसिडिक है और हम लोग जानते भी हैं कि फास्फोरस नॉन मेटल है और नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो बेसिक गैंग को हटाना है, क्षारीय अशुद्धि को हटाना है, तो फ्लक्स कैसा इस्तेमाल करते हैं? एसिडिक। उसी तरह जैसे यदि सिलिका प्रेजेंट है इम्प्योरिटीज के रूप में, जैसे जब हम लोग लोहे का निष्कर्षण करते हैं, आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो रेड हेमाटाइट ओर में सिलिका इम्प्योरिटीज के रूप में प्रेजेंट रहता है। तो सिलिका इम्प्योरिटीज के रूप में प्रेजेंट है, यह गैंग है। कैसा गैंग है? तो एसिडिक। सिलिकॉन का ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक होता है। अब इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रेड हेमाटाइट ओर में चूना पत्थर मिलाते हैं। चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, लाइमस्टोन। यह लाइमस्टोन डिकम्पोज करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब यह कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ फ्लक्स का कार्य करता है और यह इसके साथ मिलकर के कैल्शियम सिलिकेट बना देता है। अब यह कैल्शियम ऑक्साइड क्या कर रहा है? सिलिका को हटा रहा है। सिलिका गैंग है और गैंग को हटाने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? फ्लक्स। अब कैल्शियम चूंकि मेटल है और मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, इसलिए कैसा फ्लक्स हो गया? बेसिक फ्लक्स। तो फ्लक्स एक बार फिर से देखिए, पृथ्वी की सतह के नीचे, अर्थ क्रस्ट के नीचे मिनरल्स माइंस में पाए जाते हैं। मिनरल्स मेटल के कंपाउंड होते हैं जिनसे मेटल प्राप्त किया जाता है, उसमें इंप्योरिटीज होता है।
लेकिन सभी मिनरल से हम लोग मेटल प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सभी मिनरल से प्राप्त करना संभव नहीं है, उनमें पैसा ज़्यादा लगता है, प्रोसेसेस बहुत सारे होते हैं। कुछ ही ऐसे मिनरल्स हैं जिनसे मेटल प्राप्त करने में खर्च कम लगता है और प्रोसेस कम लगता है, आसानी से मेटल प्राप्त किया जा सकता है, वैसे मिनरल्स को ओर कहा जाता है। ओर में जो इम्प्यूरिटीज होता है, अशुद्धियाँ होती हैं, उनको गैंग कहते हैं। गैंग को हटाने के लिए, इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए जो बाहरी पदार्थ मिलाते हैं, अशुद्धियों को हटाने के लिए जो बाहरी पदार्थ मिलाया जाता है, द आउटर मटेरियल एडेड टू एन ओर टू रिमूव इम्प्यूरिटीज इज कॉल्ड फ्लक्स। अब फ्लक्स दो तरह का हो गया, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। यदि बेसिक अशुद्धि है, बेसिक गैंग है, तो उसको हटाने के लिए एसिडिक फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं, और एसिडिक गैंग है तो उसको हटाने के लिए बेसिक फ्लक्स। जैसे यदि ओर में कैल्शियम ऑक्साइड गैंग के रूप में, इम्प्यूरिटीज के रूप में, तो कैल्शियम मेटल है और मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, तो बेसिक गैंग हो गया। तो इसको हटाने के लिए हम एसिडिक फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे P4O10 या रिएक्शन करके या निष्क्रिय पदार्थ बना दे। उसी तरह रेड हेमाटाइट और में सिलिका जो है गैंग के रूप में उपस्थित रहता है, शुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है, सिलिका SiO2, यह एसिडिक है। इसको हटाने के लिए हम लोग रेड हेमाटाइट और में चूना पत्थर डालते हैं, लाइमस्टोन डालते हैं। लाइमस्टोन अप्रॉक्स 1000 डिग्री सेल्सियस पर डिकम्पोज करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यह कैल्शियम ऑक्साइड फ्लक्स का कार्य करता है। यह कैल्शियम मेटल है और मेटल का ऑक्साइड बेसिक है, तो यह बेसिक फ्लक्स हो गया। यह एसिडिक गैंग के साथ मिलकर के कैल्शियम सिलिकेट बनाया। तो अभी हम लोग देखें कि ओर या मिनरल में जो इम्प्यूरिटीज होता है वो गैंग कहलाता है, और गैंग को हटाने के लिए जो बाहरी पदार्थ मिलाते हैं वह फ्लक्स कहलाता है। अब देखिए यहाँ गैंग और फ्लक्स मिलकर के एक जो सब्सटेंस बना रहा है, इसको कहते हैं स्लैग। यानी स्लैग इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं गैंग प्लस फ्लक्स। तो स्लैग यदि पूछा जाए तो गैंग और फ्लक्स के मिलने से जो निष्क्रिय यानी इनर्ट सब्सटेंस बनता है, जो इजीली डिफ्यूज हो जाता है, इजीली डिफ्यूजिबल, आसानी से। यानी गैंग और फ्लक्स के रासायनिक संयोग से बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? स्लैग कहलाता है। यह इनर्ट होता है और इजीली डिफ्यूज हो जाता है। तो ये हम लोग पढ़े मिनरल्स, ओर, गैंग, फ्लक्स और स्लैग के बारे में। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग एक एक वीडियो को देखते जाइए और समझते जाइए। इतना अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा कि कभी भी भविष्य में यदि आप लोगों को नीट या जेई का एग्जाम देना हो या बीएससी एमएससी भी करना हो, तो वहाँ भी ये चैप्टर आता है, वहाँ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि ध्यान से एक एक वीडियो को सुनते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो एक बार फिर से हम लोग देख लें कि मेटल के कंपाउंड जिनसे मेटल प्राप्त किया जाता है वे अर्थ क्रस्ट के नीचे पाए जाते हैं। उनमें इम्प्यूरिटीज भी होता है, उसको मिनरल कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। सभी मिनरल से एक मेटल के बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे आयरन का रेड हेमाटाइट है, आपका सीडेराइट है, मैग्नेटाइट है, बहुत सारे हैं। लेकिन सभी मिनरल से हम लोग मेटल आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिन मिनरल से मेटल आसानी से और कम खर्च में प्राप्त होता है उसको ओर कहते हैं। ओर में जो इम्प्यूरिटीज होता है उसको क्या कहते हैं? गैंग। और गैंग को हटाने के लिए, इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए बाहर से जो पदार्थ मिलाते हैं, जो गैंग के साथ इम्प्यूरिटीज के साथ रिएक्शन करके उसको बाहर हटा देता है, उस बाहरी पदार्थ को क्या कहते हैं? फ्लक्स। फ्लक्स दो प्रकार का, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। यदि बेसिक गैंग है, बेसिक अशुद्धि है, क्षारीय अशुद्धि है, तो एसिडिक फ्लक्स में इस्तेमाल करेंगे। और यदि एसिडिक फ्लक्स है तब उसकी एसिडिक यदि गैंग है, अम्लीय अशुद्धि है, तो उसके लिए बेसिक फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे। गैंग और फ्लक्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से, रासायनिक संयोग से क्या बनता है? स्लैग। ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स जो हैं
ये परीक्षा में कभी कभी पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऑक्साइड ओर्स, कुछ का नाम लिख देते हैं, आप लोग नोटबुक में बना लेंगे इसको, इस पर भी आता है क्वेश्चन। जैसे रेड हेमाटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, बॉक्साइट Al2O3.2H2O, कहीं कहीं बुक में Al2O3.XH2O भी लिखा रहता है। कोरंडम Al2O3, डायास्पोर Al2O3.H2O, टीन स्टोन और इसको कैसीटेराइट भी कहा जाता है, AsNO2। कुछ इंपॉर्टेंट सल्फाइड ओर्स देख लें। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट कॉपर पायराइड्स, या इसको कैल्कोपैराइड्स भी कहा जाता है। CuFeS2, या IIT में एक बार पूछा हुआ है जिसमें कैल्कोपैराइड्स नाम दिया हुआ था। उसी तरह कॉपर ग्लाम्स या कैल्कोसाइट्स, Cu2S, ये भी कैल्कोसाइट भी IIT में पूछा हुआ है। उसी तरह गैलेना, PBS, जिंक ब्लेंड, ZNS, सिनाबार, HGS, आयरन पायराइड्स, FeS2, सब नोट करते जाएंगे आप लोग पॉज करके। उसी तरह कार्बोनेट ओर्स, मैग्नेसाइट MgCO3, कैल्साइट CaCO3, डोलोमाइट MgCO3 CaCO3, कैलामाइन ZnCO3। उसके बाद कुछ हैलाइड ओर्स देख लीजिए। ब्राइन NaCl, हॉर्न सिल्वर AgCl, कार्नालाइट KCl MgCl2 6H2, क्रायोलाइट Na3AlF6। सब नोट करते जाएंगे क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ओर का नाम दे देता है और फार्मूला पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में भी और कंडीशन में भी आता है। फॉस्फेट ओर्स, रॉक फॉस्फेट और फॉस्फोराइट, Ca3PO4 और बहुत सारे ओर्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स लिखे जिनको आप याद कर लेंगे, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ओर्स का नाम दे देता है, उनका फार्मूला पूछा जाता है, कंडीशन में भी ये आए हुए हैं। अब हम लोग
बेसिक समझ गए इसका। अब हम लोग देखेंगे कि वास्तव में मेटालर्जी क्या है। तो मेटालर्जी जो है, जिसको हिंदी में हम लोग धातु कर्म कहते हैं, यह है वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इसको यदि हम कहें कि ओवरऑल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कोर, यानी ओर से मेटल प्राप्त करने में, मेटल का एक्सट्रैक्शन करने में जितने टोटल प्रोसेस लगते हैं, ओर को हम लोग निकालते हैं अर्थ क्रस्ट के नीचे से निकालने के बाद मेटल प्राप्त करने तक जितने टोटल प्रोसेस लगते हैं, उन सभी प्रोसेस को एक साथ कलेक्टिवली क्या कहते हैं? धातु कर्म मेटालर्जी। पृथ्वी की सतह से अयस्क प्राप्त करने और अयस्क से धातु प्राप्त करने तक के क्रम में जितने प्रोसेस, ओर से मेटल प्राप्त करने के क्रम में जितने प्रोसेस लगते हैं, उन सभी प्रोसेस को कलेक्टिवली एक साथ क्या कहते हैं? मेटालर्जी। अब जो मेटालर्जी के वेरियस स्टेप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इसको आप कहानी की तरह समझिए, एकदम ध्यान, दिमाग को कंसंट्रेट करके और बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बिल्कुल कहानी की तरह समझिए। मेटालर्जी में यानी ओर से मेटल प्राप्त करने में कौन कौन स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, ये यदि अच्छी तरह से आप समझ गए तो एक्सट्रैक्शन ये चैप्टर बहुत ही आसान है। तो समझिए, देखिए सबसे पहला बात कि ओर मेटल हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? ओर से। और ओर कहाँ होता है? पृथ्वी की सतह के नीचे, बहुत नीचे गहराई में, माइंस में, खानों में होता है। वहां पर वह चट्टान के रूप में, बड़े बड़े चट्टान के रूप में अयस्क नीचे पाए जाते हैं पृथ्वी की सतह के नीचे। हम लोग क्या करते हैं कि उस चट्टान को पहले तोड़ते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे, अर्थ क्रस्ट के नीचे जो ओर पाए जाते हैं और रॉक के फॉर्म में पाए जाते हैं, चट्टान के रूप में पाए जाते हैं, तो सबसे पहला काम करते हैं कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। ठीक है। अब जब टुकड़ों में बदल दिए तो उसको पाउडरिंग करते हैं। पाउडरिंग या इसको पल्वराइजिंग भी कहा जाता है, पल्वराइजेशन ऑफ ओर। यहां तक समझ गए? ओर जो होते हैं पृथ्वी की सतह के नीचे, बहुत नीचे गहराई में, खानों में, माइंस में पाए जाते हैं, रॉक के फॉर्म में, बड़े बड़े चट्टान के रूप में। उसको सबसे पहला काम करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, जिसको क्रशिंग या ग्राइंडिंग कहते हैं। उसके बाद उन टुकड़ों को महीन पाउडर में बदलते हैं, जिसको पाउडरिंग या पल्वराइजेशन कहा जाता है। पल्वराइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि पल्वराइजर एक मशीन होता है जिसमें डाल करके उसको पाउडर में बदलते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो ओर का पाउडर प्राप्त हो गया, उसमें जो मिट्टी और बालू जैसी अशुद्धियां होती हैं उसको पहले हटाते हैं, यानी ओर को धो देते हैं, यानी ओर का ड्रेसिंग करते हैं। इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, या इसको ड्रेसिंग भी कहा जाता है, ड्रेसिंग ऑफ द ओर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर और ड्रेसिंग ऑफ द ओर। कॉन्सेंट्रेशन समझ गए? सबसे पहला काम क्या किया कि जो पृथ्वी की सतह के नीचे अयस्क पाया जाता है चट्टान के रूप में, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदले, क्रशिंग हो गया। उसके बाद महीन पाउडर में बदले, पाउडरिंग हो गया। अब उसमें मिट्टी और बालू जैसी अशुद्धियां जो हैं उसको हटाएंगे, जिसको कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे।
अब उसमें से अशुद्धियां मिट्टी और बालू जैसी जो अशुद्धियां हैं नॉर्मली वो हट गई। यानी पहला उसमें से ड्रेसिंग करते हैं, पहला अशुद्धियों को हटाने का प्रोसेस कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब क्या करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन के बाद जो अयस्क बचता है जिसको कॉन्सेंट्रेटेड ओर कहा जाता है, उसको हम लोग मेटल के ऑक्साइड में बदलते हैं। यानी कन्वर्सन ऑफ concentrated ore into metal oxide, metal oxide। concentrated ore मतलब सांद्रित अयस्क, सांद्रित अयस्क। concentration of ore यानी अयस्क का सांद्रण। हिंदी वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगा समझने में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर यानी अयस्क का सांद्रण, अयस्क से मिट्टी और बालू जैसी अशुद्धियों को हटाना। रिमूवल ऑफ अर्थी एंड सिलिशियस इंप्यूरिटीज फ्रॉम ओर इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के बाद जो ओर बचता है जिससे अशुद्धियां मिट्टी और बालू जैसी अशुद्धियां हट गई रहती है उसको कॉन्सेंट्रेटेड ओर कहते हैं, सांद्रित अयस्क कहते हैं। उसको किसमें बदलते हैं? तो मेटल के ऑक्साइड में, धातु के ऑक्साइड में। अब हमको क्या प्राप्त हो गया? मेटल का ऑक्साइड। हमको क्या प्राप्त करना है? मेटल। तो ऑक्सीजन को हटाना होगा, और ऑक्सीजन को हटाना क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है, रिडक्शन। यानी मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कर देंगे। यानी अगला स्टेप होगा रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिडक्शन यानी अवकरण करेंगे। अब हमको इस तरह से क्या प्राप्त हो गया? मेटल। हमको क्या प्राप्त करना था? मेटल, और प्राप्त हो गया मेटल। तो हो सकता है कि इस तरह जो मेटल मिल रहा है उसमें कुछ अशुद्धियां रह गई, तो उसको हम लोग लास्ट में क्या कर देंगे? रिफाइनिंग कर देंगे। यानी लास्ट स्टेप है प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। यानी लास्ट में जो रिडक्शन के बाद जो मेटल बच गया है उसमें हो सकता है कुछ अशुद्धियां रह गई हो, इसको अशुद्धियों को हटाना ही क्या कहलाता है? प्यूरिफिकेशन। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटालर्जी में जो वेरियस स्टेप यानी अयस्क से धातु प्राप्त करने के क्रम में जो विभिन्न स्टेप्स होते हैं उन स्टेप को ध्यान से समझिए, इसी पर पूरा चक्कर है। सबसे पहले खनिज, धातु की यौगिक मेटल के कंपाउंड अशुद्धियों सहित पृथ्वी की सतह के नीचे, अर्थ क्रस्ट के नीचे पाए जाते हैं, उनको खनिज कहा जाता है। खनिज, सभी खनिज से हम लोग मेटल प्राप्त नहीं करते हैं, सभी मिनरल से मेटल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिस मिनरल से आसानी से कम खर्च में मेटल प्राप्त हो सके उसको ओर कहते हैं। ओर में कुछ इम्प्यूरिटीज होता है, अशुद्धि होता है, जिसको गैंग कहते हैं। गैंग को हटाने के लिए जो बाहरी पदार्थ मिलाते हैं, आउटर मटेरियल मिलाते हैं, जो गैंग से कंबाइन करके उसको हटा देता है, उसको फ्लक्स कहते हैं। गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनाता है? स्लैग। अब हम लोग ओर से मेटल कैसे प्राप्त करेंगे इसको ध्यान से सुनिए। ओर जो है पृथ्वी की सतह के नीचे बड़े बड़े चट्टान के रूप में पाया जाता है, माइंस में, अधिक गहराई में। माइंस में जाकर के उसको निकालते हैं, और चूंकि रॉक फॉर्म में पाया जाता है इसलिए सबसे पहला काम करते हैं कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं। उस प्रोसेस को क्रशिंग और ग्राइंडिंग कहा जाता है। टुकड़ों में बदलने के बाद उसको महीन पाउडर में बदलते हैं, जिसको पाउडरिंग ऑफ द ओर कहा जाता है। ये दोनों प्रोसेस आपके बुक में नहीं है, इसलिए पूछा भी नहीं जाता एग्जाम में, लेकिन प्रोसेस है, स्टेप वाइज समझने से आसान होता है समझना। उसके बाद जब पाउडर में बदल गया तो उससे और जो पाउडर फॉर्म में है उससे मिट्टी और बालू जैसे अशुद्धियां हटाते हैं, जिसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अब जब मिट्टी और बालू जैसी अशुद्धियां अयस्क से हट गई तब उस अयस्क का क्या नाम देंगे हम लोग? सांद्रित अयस्क, कॉन्सेंट्रेटेड ओर। अब सांद्रित अयस्क या सल्फाइड अयस्क भी हो सकता है। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ ओर देखे थे, ऑक्साइड ओर, सल्फाइड ओर, कार्बोनेट ओर, बहुत सारा देखे थे। या कॉन्सेंट्रेटेड ओर जो है सल्फाइड ओर भी हो सकता है, ऑक्साइड ओर भी हो सकता है, कार्बोनेट ओर भी हो सकता है। किसी भी तरह का ओर हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे? मेटल ऑक्साइड, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड से मेटल हटाना आसान होता है।
अब मेटल ऑक्साइड जब प्राप्त हो गया तो ऑक्सीजन हटा देंगे इसे, यानी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर देंगे, अवकरण कर देंगे, तो हमको क्या प्राप्त हो गया? मेटल। हो सकता है कि जो मेटल प्राप्त हो रहा है उसमें कुछ अशुद्धियां रह गई हो, तो उसको हम लोग लास्ट में क्या करेंगे? प्यूरिफिकेशन। अब यहां से हम लोग को पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, यहां से है, और इसमें भी कॉन्सेंट्रेशन हो या मेटल ऑक्साइड में कन्वर्सन हो या अवकरण हो या शुद्धिकरण हो, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस प्रत्येक में आते हैं। एक एक प्रोसेस को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग ध्यान दें, मेटालर्जी के प्रत्येक वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझें। यह चैप्टर बहुत ही आसान रहेगा और इससे बोर्ड की परीक्षा में निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है। तो अगले वीडियो में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर का टोटल प्रोसेस देखेंगे। 4 प्रोसेस इसमें होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।